Good evening, students. Let's start with the next topic of chapter third, Nazism and the rise of Hitler. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हिटलर ने अपने पार्लियामेंट के इलेक्शंस में मेजॉरिटी वोट सिक्योर करके इट बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी। अब जो रूल है वो पूरा का पूरा किसका आ जाएगा? हिटलर का आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जब हिटलर रूल में आ जाएगा तो वो डेमोक्रेसी जो भी है उसको पूरी तरह से क्या कर देगा? डिस्ट्रक्ट कर देगा। तब वहाँ पे एक नया रूल चलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप, बिकॉज हिटलर वॉज नोन एज अ वेरी एरोगेंट डिक्टेटर। तो जब उसका रूल आ जाएगा तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी? एकदम ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, एंड अ न्यू रूल विल बी स्टार्टेड विच विल बी कॉल्ड एज द dictatorship. On 30th January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. 30th जैन आ गया है, 1933 का टाइम पीरियड है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है हिंडनबर्ग। इन्होंने चांसलरशिप, जो कि कैबिनेट की सबसे टॉप पोजीशन होती है, वो हिटलर को दे दी थी। क्यों दे दी थी? इसका रीज़न है क्योंकि नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी। अब क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी है तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी सब चलाने के लिए। तो उन्होंने नाजी पार्टी को क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी है उसको सारे जिम्मेदारी देने के लिए उन्होंने सोच लिया। और फाइनली क्योंकि उसका लीडर कौन है? हिटलर। तो हिटलर को उन्होंने सारी जिम्मेदारी दे दी थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी कंट्री में होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक उसी तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं प्रेसिडेंट और चांसलर। प्रेसिडेंट के नाम पे सारी चीज़ें होती हैं, साइन वाइन सब कुछ करता है, लेकिन जो मेन देखना ताकना होता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। इन द सेम वे हेयर ऑल्सो प्रेसिडेंट विल बी देयर बट द एंटायर रूल, एंटायर पावर विल लाई इन द हैंड्स ऑफ चांसलर। तो हिटलर वॉज गिवन दैट पोजीशन। अब हिटलर के पास पोजीशन आ गई है तो अब वो क्या करेगा? वो अपना रूल चलाएगा और अपने रूल के चलाने के चक्कर में ही विल बी डिस्ट्रॉइंग द डिक्टेटरशिप completely. By now, the Nazis has managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structures of democratic rule. क्योंकि अब उसके पास पावर आ गई है तो वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। डिसमेंटल मीन्स ही विल बी डिस्ट्रॉइंग ऑल द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. उसके बाद अचानक से जर्मन पार्लियामेंट जो कि रिक्सटैग है वहाँ पे एक आग लग जाती है। मिस्टीरियस फायर मतलब किसी को पता नहीं है कैसे फायर लगी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, लेकिन बस एक आग लग जाती है जिससे हिटलर को और ज़्यादा मौका मिल जाता है अपने ओपोनेंट्स को पनिश करने का। क्योंकि शुरू में तो नहीं पता चलता है कि किसने फायर लगाई थी, लेकिन बाद में जब रिकॉर्ड्स वगैरह खुले थे तो पता चला कि ये जो फायर थी ये नाजी पार्टी ने ही लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मेन मोटिव बस यही था कि किसी भी तरह से इनको क्या करना था? अपने ओपोनेंट्स को पर्सिक्यूट करना था, पनिश करना था, उन पे कुछ भी ब्लेम लगाना था। तो यहाँ पे इन्होंने सारा का सारा ब्लेम किस पे लगा दिया? कंजर्वेटिव्स पे लगा दिया कि हाँ इन्होंने ही जानबूझ के पार्लियामेंट में क्या किया होगा? फायर लगाया होगा और कहीं ना कहीं वही रिस्पॉन्सिबल है इस फायर के लिए। द फायर डिक्री ऑफ 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. अब क्योंकि सिटी की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई है, तो उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने आर्टिकल 48 का यूज़ किया है। लास्ट में ही पढ़ा था वेमर रिपब्लिक में दो डिफेक्ट थे। पहला था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सेकंड था आर्टिकल 48 का कैजुअली यूज़। तो अब हिटलर ने भी आर्टिकल 48 का यूज़ किया, सारी चीज़ों को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। जितने भी सिविक राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, ये सारी चीज़ उन्होंने क्या कर दी? बंद कर दी। उन्होंने सारी चीज़ों को सस्पेंड कर दिया फॉर द मीन टाइम, ये कह के कि अभी क्या है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, पार्लियामेंट में आग लग गई है, तो राइट नाउ वी हैव टू सस्पेंड ऑल द राइट्स। तो लोगों के पास अब उनके बेसिक राइट्स भी नहीं हैं कि वो कुछ भी उसके अगेंस्ट में क्या कर सके, कुछ भी एक्ट कर सके या कुछ भी बोल सके, बिकॉज द राइट्स हैव बीन सस्पेंडेड। Then he turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. फिर अब वो अपने मोटिव पे आ गया, उसने कम्युनिस्ट पार्टी को ब्लेम कर दिया और धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को उसने एक नए
इस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन है कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होता है। तो कंसंट्रेशन कैंप्स वो कैंप्स थे जो बहुत ही आइसोलेटेड टाइप के प्लेस थे और जहाँ पे बहुत मतलब लार्ज नंबर में अगर आपको लोगों को मारना है तो अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाओगे। वहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड फेंसेस होती हैं, वहाँ पे ले जाके आप लोगों को एक साथ क्या कर सकते हो, लार्ज नंबर में मार सकते हो। एक दो लोग को मारना है तो आप उनका कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर टू बी किल्ड। तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से कंसंट्रेशन कैंप बनाया हुआ था। और जितने भी कंजर्वेटिव्स मतलब सिर्फ एक ही कोई नहीं होगा, उसमें सोशल थे, डेमोक्रेट्स थे, कैथोलिक्स थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, और सबको उन्होंने कंसंट्रेशन में डाला। और उनका मेन आइडियोलॉजी था कि जो भी उनके अगेंस्ट में आएगा या एनीवन हु विल बी कमिंग इन हिज वे ऑफ रूल, उसको वो क्या कर देंगे, मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे इनके ओपोनेंट पार्टी के लोग हैं, उन पे इन्होंने ब्लेम लगा दिया कि हाँ द फायर वॉज ऑल बिकॉज ऑफ देम। और उसके बाद इनको राइट मिल गया था, उसके वजह से ही लोगों को अरेस्ट करने लगे और धीरे धीरे कंसंट्रेशन कैंप्स में लोगों को भेज के उनको क्या करने लगे, मारने लगे। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवियर, क्योंकि कम्युनिस्ट इनके मेन टारगेट पे थे। तो कम्युनिस्ट का रिप्रेशन मतलब धीरे धीरे उन्होंने परसिक्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। Out of the surviving 6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communist alone. एक डसेल्डॉर्फ करके एक छोटी सी सिटी है, वहाँ पे भी जितने भी कम्युनिस्ट थे, अधिकतर उसने सारी मेजॉरिटी जितने भी लोग थे सब लोगों को उसने कंसंट्रेशन कैंप में ला के धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देता, मर्डर करना शुरू कर देता। जीनोसाइड जिसको बोलते हैं, किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू इरेडिकेट अ सिंगल कम्युनिटी। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट कंजर्वेटिव्स को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, साफ करना शुरू कर दिया, जो भी उनके अगेंस्ट में आ रहे थे। They were, however, only one among the 52 type of victims persecuted by the Nazis across the party. और इसमें कोई एक ही कम्युनिटी का नहीं था, इसमें 52 डिफरेंट रेसेस थे, जिप्सीज थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे, ऐसे करके 52 डिफरेंट रेसेस थे जिनको उन्होंने क्या किया था, कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके मरवा दिया था। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास। ये तो एक हो गया कंसंट्रेशन कैंप का। उसके बाद इन्होंने क्या था, एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है इनेबलिंग एक्ट, एंड द डेट वॉज 3 मार्च 1933। इस इनेबलिंग एक्ट के रिज़ल्ट ये थे कि अब डेमोक्रेटिक रूल पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। अब उन्होंने एक नया रूल इस्टेब्लिश कर लिया था जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। तो अब जर्मनी में डेमोक्रेटिक रूल का एंड हो गया है, अब वहाँ पे क्या आ गया है, डिक्टेटरशिप आ गया। उसका लीडर कौन है, अडोल्फ हिटलर। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। इससे हिटलर के पास एक और पावर आ गई थी कि अब उन्होंने जितने भी पार्लियामेंट के बेस पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे जितना भी काम वाम होता है उसको सब कर दिया था, उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब वो अपने हिसाब से रूल कर रहे थे, जो उनको लगता था वो लॉ बनाते थे और उसको फाइनल कर देते थे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट एफिलिएट्स। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, सबको उन्होंने बैंड कर दिया। उन्होंने बोला कि बस अब एक ही पार्टी एग्जिस्ट करेगी, वो या तो नाजी पार्टी होगी या नाजी पार्टी से रिलेटेड अगर कोई है तो वो रूल करेगा। Apart from that, all the parties were banned. The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. चाहे इकॉनमी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रेस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे जुडिशरी जो जस्टिस को पूरा समराइज़ करते हैं, सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में था, हिटलर के हाथ में था। कोई भी अब फ्री नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, अब सबको हिटलर के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो ही टुक द एंटायर administration under his control. Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. अब क्योंकि उसने डिक्टेटरशिप कर ली है तो लोग कहीं ना कहीं क्या होंगे, खुश नहीं होंगे। तो उसने ये भी सोचा कि लोग अगर मेरे अगेंस्ट में आएंगे तो उनको रिप्रेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा। तो उसने क्या किया, एक बहुत ही स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्स इस्टेब्लिश कर लिया। स्पेशल सर्वेलेंस मतलब पूरे टाइम वो लोगों को क्या करता था, मॉनिटर करता था कि कोई भी उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्टिविटी ना कर पाए। सिक्योरिटी फोर्सेस उसने
सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी कि कोई भी अगर उसके अगेंस्ट में कुछ करते हुए दिखेगा तो उसको वो क्या कर देंगे, मार देंगे. Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these included the Gestapo, secret state police, the SS, the protection squads, criminal police and the security service SD. Already वहाँ पे regular police थी जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म में हमेशा क्या करती थी, मूव करती थी. उसमें जो नॉर्मल रेगुलर पुलिस थे उसमें SA आते हैं या स्टॉर्म ट्रूपर्स आते हैं. इसके साथ साथ इन्होंने अपनी सीक्रेट पुलिस का भी इस्टेब्लिशमेंट कर दिया था. बहुत सारे अलग अलग पुलिस इन्होंने अपनी बना दी थी, जैसे गेस्टेपो जो सीक्रेट स्टेट पुलिस होता है, SS प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस. इतने ज़्यादा वेरिएशन में इन्होंने क्या किया था, अलग अलग पुलिस इस्टेब्लिश कर दी थी ताकि अगर कुछ भी हो तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये लोग क्या है वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे. कुछ भी इनके अगेंस्ट में कभी भी कोई हिम्मत ही नहीं करेगा कि हाँ कुछ भी कर सके, क्योंकि एवरीवन नोज़ कि अगर कुछ भी करेंगे तो इतनी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस है, इतना सर्वेलेंस इनका स्ट्रिक्ट है कि द पीपल विल बी पनिश्ड. वहीं पे प्रोसिक्यूट हो जाएंगे, वहीं पे मार दिए जाएंगे और उनके अगेंस्ट में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो हिटलर ने एक बैकग्राउंड सेट किया हुआ था. उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी कि कुछ भी अगर होगा तो ही हैज़ एवरीथिंग रेडी विद हिम. It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. और क्योंकि इन्होंने अपने ऑर्गेनाइज फोर्सेस को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी थी. कॉन्स्टिट्यूशनल तो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे होता है, लेकिन यहाँ पे किसी को भी कोई भी फ्रीडम है, जिसको मना है अरेस्ट करो, जिसको मना है मर्डर करो, जिसको मना है कुछ भी करो. तो ये जो पावर्स थी ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थे जिसका वो लोग नेगेटिवली यूज़ कर रहे थे और जिसकी वजह से नाजी स्टेट जो थी उसको सबसे ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट बोला गया था. मतलब ऐसा स्टेट था जो बहुत ही हॉरिफाइड था, जहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड जो थे वो अनगिनत थे. कोई भी किसी को भी पकड़ रहा है, मार रहा है, कुछ भी कर रहा है. तो यहाँ पे इसको एक रिकॉग्नाइज किया गया था एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट. पीपल कुड नॉट बी डिटेन इन गेस्टेपो टॉर्चर चैम्बर्स, राउंडेड अप एंड सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स. अब लोगों को कभी भी उनको लगेगा कि हाँ शक हो रहा है इन पे या इनकी एक्टिविटीज़ उनको सही नहीं लग रही हैं तो उसको उठा के क्या कर देगा, टॉर्चर चैम्बर्स में डाल देंगे. उसके बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज देंगे जहाँ पे उनका मर्डर हो जाएगा. या तो कभी भी जब उनको मन होगा उनको उठा लेंगे अपनी मर्जी के हिसाब से, कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर देंगे बिना किसी लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो किए हुए. तो हिटलर स्टार्टेड हिज ओन स्टाइल ऑफ रूल. अपने हिसाब से वो रूल करते थे. जो भी चीज़ें उनके अगेंस्ट में होती थी उसके अगेंस्ट वो क्या करते थे, सीधे सीधे उनको मार डालते थे. तो ये हिटलर का तरीका था जिसकी तरह से वो रूल कर रहे थे. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कंप्लीट डिक्टेटरशिप. द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी. इम्प्यूनिटी का मतलब बिना किसी पनिशमेंट के डर से, क्योंकि पुलिस को पता है कुछ भी करेंगे हमें तो कुछ भी नहीं होगा, हमें कोई हार्म नहीं होगा बिकॉज हिटलर इज़ विद अस. तो पुलिस फोर्सेस भी आराम से, उनके पास खूब पावर आ गया था, जिसको मन चाहे अरेस्ट करो, जिसको मन चाहे मारो. नो वन विल बी देयर टू क्वेश्चन देम. तो ये हिटलर का है. जिस हिटलर के पावर में आते ही जैसे इसको चांसलरशिप मिला था 1933 में हिंडनबर्ग के थ्रू, उसके बाद से उसने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का जो जो फीचर्स था उसको डिसमेंटल करना, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था. और एक टाइम आ गया था जब पूरी तरह से जर्मनी में डिक्टेटरशिप क्या हो गई थी, स्टैब्लिश हो गई थी. सब कुछ अपने मनमाना हो रहा था. जो अगेंस्ट में लोग जा रहे थे उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में जिनोसाइड करके बहुत लंबे लेवल पे मारा जा रहा था. किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं बिना किसी लीगल प्रोसीजर्स के. अलग से सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने खड़ी कर दी हैं ताकि कुछ भी उनके अगेंस्ट में ना हो सके. तो दिस वाज योर टॉपिक, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी.